प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का प्रथम अध्याय विद्युत क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र, पहला अध्याय। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र को आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे कोई चुंबक जो होती है अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र बना के रखती है, जिसमें कोई दूसरी चुंबक आती है तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। इसी तरह से अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के चारों तरफ भी एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसमें विद्युत अपना प्रभाव रखती है, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। अब तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके कारण प्रवाहित होती है? वो होती है आवेश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र का जो मूल जो उद्गम होता है वो होता है आवेश, यानी विद्युत क्षेत्र आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो इसमें हमारी पहली परिभाषा क्या हो जाएगी? आवेश। आवेश, ठीक है। अब आवेश क्या होता है? देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसकी सहायता से कोई भी पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर इसका अनुभव किया जाता है। ये आवेश होता है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश पॉजिटिव, और दूसरा होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? अब देखिए, पहला गुण क्या होता है आवेश का? पहला गुण, आवेश जो है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। जैसे समय है, तापमान में दिशा नहीं होती है, ऐसे ही आवेश जो है इसमें भी दिशा नहीं होती है। दूसरा गुण, दूसरा गुण क्या है? देखिए, दूसरा गुण है कि आवेश जो होता है वो एक निश्चर राशि होती है। कैसी राशि होती है? निश्चर राशि होती है। ठीक है। आवेश निश्चर राशि, निश्चर राशि का मतलब क्या होता है? निश्चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो निश्चर राशियाँ होती है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था 1905 में, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है। और इसी सिद्धांत में कुछ सुधार कर दिए 1915 में, अपने ही सिद्धांत में कुछ सुधार कर दिए। तो इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने ये कहा था कि जब कोई वस्तु बहुत तेज वेग से गतिमान होती है तो उसका द्रव्यमान, उसकी लंबाई, उस पर पड़ने वाले समय का प्रभाव, ये सभी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, एक समान नहीं रहती हैं। ठीक है। अब उससे पहले तक ये माना जाता था कि जैसे समय जो है, अगर आप कहीं पर बैठे हो, आपके लिए एक घंटा अगले एक घंटे में एक घंटा व्यतीत हो जाएगा, तो मेरे लिए भी अगले एक घंटे में एक घंटा व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आइंस्टीन ने ये बोला कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक घंटे में एक घंटा व्यतीत हो, यानी समय का व्यतीत होना सबके लिए समान नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि समय अगले एक घंटे में अलग व्यतीत हो, आपके लिए अगले एक घंटे में आधा घंटा ही व्यतीत हो। लेकिन ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब निर्भर करता है एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा पर, और दूसरा उस वस्तु के वेग पर। लेकिन अभी पृथ्वी पर ये दोनों ही वस्तुएं एक समान रहती हैं, इसलिए यहाँ पर हमको समय और द्रव्यमान एक समान लगता है। ये हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ये तो इसका छोटा सा ही पार्ट है, इसके बारे में तो अध्ययन हमको अगली कक्षाओं में करना है। लेकिन यहाँ पर हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि वेग परिवर्तित होने पर द्रव्यमान, लंबाई जैसी भौतिक राशियां तो परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन आवेश जैसा गुण जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश का मान 5 कूलम है और यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए उस वस्तु का, तो उस वस्तु का जो आवेश होगा वो परिवर्तित नहीं रहेगा, वो 5 कूलम ही रहेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि वेग बढ़ने या वेग घटने का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी गुण को हम कहते हैं निश्चरता का गुण। ये आवेश के निश्चरता का गुण। ठीक है। आगे देखिए, तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है आवेश जो है वो एक संरक्षित राशि होती है। आवेश कैसी राशि है? संरक्षित राशि। ठीक है। आवेश एक संरक्षित राशि है। अब इसको अब आप हम कैसे समझेंगे? देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आवेश संरक्षित है, ये ऐसा नहीं है कि
इसको हम बार बार उत्पन्न कर दें या बार बार नष्ट कर दें, आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण जैसे सोडियम का एक आवेश है, सोडियम का एक परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। ये दोनों अपनी मूल अवस्था में कैसे हैं? ये अपनी मूल अवस्था में दोनों उदासीन हैं, लेकिन जब इनमें अभिक्रिया होती है Na+ और Cl- आवेश इन पे चार्ज आ जाता है और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ये NaCl। तो ये उदासीन है, इधर आवेश कितना है? इधर कुल आवेश 0 और इधर +1 इधर -1, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? 0। अब देखिए इधर भी आवेश 0 और इधर भी आवेश 0, तो आवेश दोनों तरफ कैसा हो गया? 0। इसलिए हमने यहाँ पे आवेश को उत्पन्न नहीं किया है। ये जो प्रारंभ में जो था ना Na और Cl, इसमें आवेश उत्पन्न नहीं किया है। हुआ क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाएगा और Na+ और Cl- आ जाएगा। ये तो केमिस्ट्री संबंधित उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देखिए आप, देखो एक तो हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमने ले लिया एक पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तो आप जानते ही हो, ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास क्या है? ये हो गया पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? गामा फोटोन के रूप में। ये जो दोनों हैं इनको हम क्या कहते थे? ये है गामा फोटोन, गामा फोटोन, इनको गामा फोटोन कहते हैं। ये ऊर्जा के कण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आवेश कितना है? इधर इस पर -1 है और इस पर +1 है। और इधर आवेश कितना? अब देखो ऊर्जा पे तो कोई आवेश होता नहीं, इसलिए 0 + 0 दोनों में कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब माइनस और +1 कितने हो गए? 0, और इधर भी क्या है? 0। तो इसका ये हो गया, इधर भी आवेश 0 इधर भी आवेश 0। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षित है। यहाँ से ये दोनों मिल गए तो 0 हो गया और यहाँ पे 0 है दोनों तरफ, इसलिए आवेश को हम क्या कहते हैं? कि आवेश एक संरक्षित राशि है। ठीक है, आगे देखो। आपके साथ आप नोट करते चलिए, उसमें आप पेन और कॉपी लेके बैठना और साथ साथ आप इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप नोट कर लिया करो और समझते भी रहो। देखिए आगे 4 नंबर देखो। चौथा जो गुण है वो क्या है? कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश जो है वो कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, अब ये जो शब्द आया ना क्वांटीकृत, इसको हम समझते हैं इसका अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ समझने के लिए आप क्या करोगे? एक शब्द होता है कौन सा? क्वांटा। और क्वांटा का मतलब होता है किसी भी राशि का, या सॉरी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग, किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाओ करते रहो, किसी राशि को छोटा बांटते जाओ, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे छोटा भाग प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। जैसे कि कोई पदार्थ जो होता है, कोई भी है, जैसे मार्कर है, बोर्ड है, मिट्टी होती है, पत्थर होता है, उसको छोटा छोटा जब टुकड़ों में आप तोड़ दोगे तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा उसको हम क्या कह देते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, अविभाज्य कण जो होता है, ये परमाणु जो होता है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम पदार्थ का क्वांटा कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु और भी विभाजित हो जाता है, लेकिन अविभाजित कण जो है वो परमाणु ही है। ठीक है, वैसे उसमें भी और तत्व और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, कण होते हैं। तो ये परमाणु जो है ये किसका क्वांटा है? ये पदार्थ का क्वांटा है। किसका क्वांटा है? ये पदार्थ का, क्योंकि यही सबसे छोटा भाग है, पदार्थ का क्वांटा हो गया। अब प्लांक का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्लांक के सिद्धांत में हमने ऊर्जा पढ़ी थी, E = hν। hν क्या चीज़ है? hν जो है ऊर्जा का सबसे छोटा कण है। ये किसका कण है? ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे छोटा कण। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटे कण की ऊर्जा जो होती है वो hν होती है। ठीक है, तो ये hν क्या है? ये अब क्या, ये ऊर्जा का क्वांटा है, ऊर्जा का क्वांटा। क्योंकि ऊर्जा इससे कम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम ऊर्जा का क्वांटा कह देते हैं। ऊर्जा का सबसे छोटा कण है। इसी तरह से आवेश का सबसे छोटा कण, यानी कम से कम कितना आवेश हो सकता है, वो होता है स्मॉल ई। ठीक है, ये उदाहरण तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे, इनको तो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि आवेश जो होता है, आवेश हमने यहाँ पे लिखा है आवेश क्वांटीकृत राशि है, और यहाँ पे आवेश का सबसे छोटा मान,
छोटा मान हो, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा। और इसका सबसे छोटा मान जो होता है वो क्या होता है, ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, देखो दोबारा समझा देता हूँ मैं इस वाले पॉइंट को। हमने क्या लिखा है, आवेश क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्वांटीकृत राशि, इसका मतलब ये हो गया कि आवेश का कुछ ना कुछ मान होता है, सबसे छोटे से छोटा, और वो जो छोटे से छोटा मान होता है वो ये रहा। मतलब आवेश इससे कम रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 और इसका आपने आधा कर दिया तो ये 0.8 गुणा 10 की घात -19 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हमने कहा है कि आवेश सबसे छोटा ही हो सकता है तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता ही। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटा हो गया। और जो राशियाँ अपने सबसे छोटे छोटे पार्ट में पाई जाती हैं उसी को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो इस आधार पर आवेश कैसी राशि है, क्वांटीकृत। ऊर्जा भी क्वांटीकृत राशि है, जैसा कि मैंने बताया था, उसका भी सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है। अब देखिए इसके बाद देखो, तो आवेश, अब आगे जब आप आवेश के मान लिखोगे या आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें आपको आवेश के कुछ मान प्राप्त होंगे। तो आवेश के संभावित मान जो है ना, संभव मान जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, आवेश के संभव मान, आवेश के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जैसे कि स्मॉल ई तो है ही। ठीक है, ई का मतलब क्या होगा, ये रहा। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। और क्या हो सकता है, +-2e, +-3e, और इसी प्रकार से आगे तक। यहाँ पर ये इसके आगे 1 है, 2 है, 3 है, और आगे तक भी ये चल सकता है। और असंभव मान क्या होते हैं, देखो असंभव, इनके अलावा जो बच गए सारे असंभव है। कौन कौन से असंभव मान हो गए, देखिए असंभव मान में हो गया 1/2e प्लस माइनस। ठीक है, अब अभी हमने बताया था इससे छोटा मान हो नहीं सकता, तो 1/2e। अब कैसे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा तो हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी राशि नहीं होनी चाहिए। तो देखो कैसे, 3/2 ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5e। तो एक तो पूरा आ रहा है उसमें, लेकिन 0.5e भी तो आ रहा है, और ये तो असंभव है, इसलिए ये वाला मान भी असंभव हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा, √2e ±√2e, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि √2 एक पूर्णांक नहीं है, कैसी है, 1.414e ये आएगा, और ये कैसा मान हो जाएगा, असंभव मान। ठीक है, तो ये सारे के सारे मान कैसे हैं, ये असंभव मान है। यानी कि ई का जो गुणज है ये कोई पूर्णांक ही होना चाहिए, ई के आगे पूर्णांक संख्या ही लिखी होनी चाहिए, तभी वो संभव मान होता है, अन्यथा मान संभव नहीं होता है। पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश के मात्रक। देखो आवेश का जो सबसे प्रमुख मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, कूलम, इसको सी से परिचित करते हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। और ये कूलम जो होता है, एक कूलम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकंड के। एक कूलम 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी बताता हूँ। देखो आपको Q बराबर क्या होता है, आई टी। ये आप सूत्र आपने पढ़ा होगा, I बराबर Q/T, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो Q बराबर क्या होगा, आई टी। और I क्या चीज़ है, I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो ये Q का जो मात्रक है ये 1 कूलम, तो 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकंड के। इस तरह से 1 कूलम 1 एम्पियर सेकंड के तुल्य होता है। और ये ऐसा ही मात्रक होता है, ये विधान में सबसे ज़्यादा ये कूलम ही काम में आता है। ठीक है, दूसरा देखो इसका सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक इसका होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। तीसरा इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक जो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसका अन्य मात्रक होता है। और हिंदी में इसको हम कह देते हैं स्थिर स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत इकाई। इसको हम स्थिर विद्युत इकाई या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह देते हैं।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बार बार नहीं लिखते, इसको हम किससे प्रस्तुत करते हैं, फ्रैंकलिन से। और एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है, ESU के। एक फ्रैंकलिन बराबर एक ESU। तो ESU को आपने किससे प्रस्तुत कर दिया है, एक अन्य मात्रक और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, अब ये ध्यान रखना, ये फ्रैंकलिन जो होता है ना, ये आवेश का क्या, सबसे छोटा मात्रक होता है। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। 4 नंबर पे देखो, अब आवेश का एक मात्रक और होता है, उसको हम कहते हैं फैराडे। यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। यह आवेश के मात्रक हो गए, ठीक है। अब आप आगे देखिए आवेश के, ये तो सब आवेश के मात्रक हैं। हम देखिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण नियम है कूलम का नियम, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास है, आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम, ठीक है। कूलम, वैज्ञानिक कूलम ने बताया था, क्या बताया वैज्ञानिक कूलम ने, कि देखो वैज्ञानिक कूलम ने क्या बताया कि मान लो कि ये कोई दो आवेश है, दो आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, r दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं। और किस में रखे हैं, ये या तो निर्वात में रखे हैं, ठीक है, या तो निर्वात में, या फिर इनको किस में रख दिया है, वायु में। तो वायु या निर्वात में ये दो आवेश रखे हुए हैं। तो कूलम ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है F, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जब मैं बोलता हूँ तो आप मानना आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो इन दोनों आवेशों का मान जो होता है, परिमाण जो होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 बटे r², और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा, और नियतांक जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, K, Q1 Q2 बटे r², ठीक है। तो ये जो सूत्र आपके पास आया है ये कूलम के नियम से संबंधित सूत्र है ये, ठीक है। अब ये K का जो मान है ये वायु या निर्वात की स्थिति में अलग होता है, ठीक है। एक बार मैं ये बताता हूँ, ये यहाँ पर K क्या है, ये आप साथ में नोट कर लेना। यहाँ K एक क्या है, ये समानुपाती नियतांक, K एक समानुपाती नियतांक है, K एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है। और इसका मान जो होता है ना, K का मान, ये K का मान किस किस पर निर्भर करता है, एक तो ये निर्भर करेगा माध्यम पे, ठीक है, और उस माध्यम की प्रकृति, माध्यम पे निर्भर करेगा, और किस तरह का माध्यम है, ठीक है, पानी है, तेल है, किस तरह का माध्यम है। दूसरा माध्यम की प्रकृति में निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति का मतलब हो गया कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, कौन सी अवस्था में है, उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। ये माध्यम की प्रकृति में निर्भर करेगा। अब देखो ये K का जो मान है वो हम ज्ञात कर लेते हैं एक बार। इसमें K का मान, K का मान, K का मान देखो, पहला सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में। अब देखो प्रयोगों से ज्ञात किया जाएगा, K बराबर जो होता है, इसको निर्वात या वायु की स्थिति में हम क्या लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्रतीक है ये बताता हूँ ये किस चीज़ का प्रतीक है, केवल इस तरह से लिखोगे, ये ग्रीक अक्षर होता है, ग्रीक भाषा का, और इसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और जब इसके नीचे ये 0 लगा है तो हम इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या कह देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो निर्वात या वायु की स्थिति, निर्वात या वायु की स्थिति में K बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 9 × 10⁹ मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। अभी अभी आपने क्या लिखा था, K Q1 Q2 बटे r², क्या लिखा था, ये F बराबर लिखा था ना, F को इधर से हटा के आप इधर ले जाओ, एक ही बात है, वो तो बराबर है। और K बराबर इस r² को तो इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, ये FR², और ये Q1 Q2 कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, Q1 और Q2। अब ये बल का मात्रक F का मात्रक क्या हो गया,
न्यूटन। दूरी आर स्क्वायर दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2, Q1 इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक भी कूलम, तो नीचे क्या आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है। अब देखो ये तो वायु निर्वात की स्थिति में हो गया। अभी एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कह देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, या हम इसको कह देते हैं निर्वात की पारगम्यता, ये भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है। मान क्या होता है इसका मान, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो इसका भी मात्रक एक बार देख लेते हैं। इसका मात्रक भी देख लो, इसका मात्रक हमको यहाँ से मिल जाएगा। क्या लिखा था आपने अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, के। इस एप्सिलॉन नॉट को तो इधर ले जाओ, के को आप इधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के हो जाएगा। अब के का मात्रक ये रहा, लेकिन अब के नीचे है तो पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना के का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। अब इसकी विमा भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसको विमा कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। विमा के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये आपके पास है तो लिखो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम, एक कूलम को हमने क्या लिखा था, एक कूलम बराबर, ध्यान है आपको, 1 एम्पियर सेकंड, अभी पीछे लिखा था हमने 1 एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर को तो एम्पियर से दर्शाते हैं विमीय विश्लेषण में, और सेकंड को हम दर्शाते हैं टी से। तो कूलम की जगह हम क्या लिख देंगे, ए टी लिख देंगे, और ऊपर स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर लगा दिया। तो ध्यान रखना आगे भी कहीं पे जरूरत पड़े तो एक कूलम, जब विमा ज्ञात करोगे तो कूलम को आप क्या लिख दोगे, ए टी। और ए न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा हो जाएगी m1L1 T-2। और ये मीटर क्या है, दूरी, और दूरी की विमा क्या हो जाएगी, L2। अब देखो इसमें स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लो आप, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये कितना है, ये है m1L1 T-2। ये देखो L1 है ना, अब आप इसको L3 कर लो, दो ये रहा और एक, दो ये रहा और एक ये रहा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ऊपर ले जाओ, इसको नीचे से ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, m-1। इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा L-3। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो -2, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो T 1 2 तो ये है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4। और ये a जो है ये कितना है, 2। तो ये इसकी विमा हो गई, m-1 L-3 T4 और A2। ये किसकी विमा है, ये इसकी विमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। तो निर्वात की उपस्थिति में इसका मान ये आपको प्राप्त हो गया है। तो अब आगे देखिए, अब दूसरा के का मान अभी वायु निर्वात में आपने क्या ज्ञात कर लिया। अब माध्यम की उपस्थिति में देखते हैं। माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में देखो इसका मान क्या होगा। अब माध्यम की उपस्थिति में मैंने अभी बताया था के का मान जो है माध्यम पर निर्भर करेगा। के का मान किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पानी की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में देखो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, जैसे अभी जो आपने दो आवेश लिए Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी आपने क्या ली थी, स्मॉल r। अभी तो ये दोनों वायु निर्वात में रखे हुए थे। ये जो दोनों हैं इसको आपने किस में रखा था, Q1 और Q2 को
वायु या निर्वात में रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको पानी से भरे हुए एक टैंक के अंदर रख देते हैं, इस तरह से पानी से भरे हुए एक टैंक के अंदर रख दिया। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि माध्यम की उपस्थिति में इस बल का मान कुछ कम हो जाता है इन दोनों के बीच में लगने वाला। और कितना कम हो जाएगा, देखो अभी जो बल लग रहा था F बराबर, मान लो कि कितना लग रहा था, K Q1 Q2 बटे R², ये बल था। और आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो 560 न्यूटन का बल लग रहा है। मान लिया हमने ना, कुछ भी मान सकते हो, हमने मान लिया कि 560 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, दो आवेशों के मध्य है। और किस अवस्था में, ये निर्वातीय अवस्था में, जब ये दोनों आवेश कहाँ पर थे, इस टैंक से बाहर थे, Q1 Q2। जब ये दोनों आवेश टैंक से बाहर थे, यानी कि किस में रखे थे, ये वायु या निर्वात में रखे हुए थे, तब तो इन दोनों के बीच में बल कितना लग रहा था, 560 न्यूटन वायु या निर्वात की स्थिति में। लेकिन अब जब आपने इसको पानी में रख दिया, तो इस बल का मान कुछ कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, ये 80 गुना कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 856, ये 7 न्यूटन रह जाएगा। तो पानी की उपस्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना हो गया, 7 न्यूटन। तो कितने गुना कम हो गया, ये 80 गुना कम हो गया ना, 80 गुना कम। तो ये 80 क्या है, ये 80 ही पानी की विद्युतशीलता है। अस्सी पानी की विद्युतशीलता है। और पानी की विद्युतशीलता को ध्यान रखना, हम किससे प्रश्न करेंगे, एप्सिलॉन से प्रश्न करेंगे। और पानी की है तो नीचे लिख देंगे W, ठीक है भाई। देखो दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये मान लो कि ये दोनों आवेश वायु और निर्वात में रखे हुए थे, तब तो बल कितना लग रहा था इनमें, 560 न्यूटन। कहाँ से आया, ये सूत्र से याद किया है, ठीक है। निर्वात में या वायु में, वो मैंने आपको बता ही दिया है ना, वायु निर्वात में। जब ये दोनों वायु निर्वात में रखे हुए थे, तब तो बल था 560 न्यूटन। फिर इन दोनों को उठा के पानी से भरे हुए एक टैंक के अंदर डाल दिया, तो इन दोनों के बीच में जो बल प्राप्त हुआ प्रयोगों से, कितना प्राप्त हुआ, 7 न्यूटन। तो प्रारंभ की अपेक्षा कितने गुना कम हो गया है, 560 में आप भाग दोगे 80 का, तो कितना प्राप्त हो गया, 60 न्यूटन। इसका मतलब वायु की अपेक्षा पानी में जब हमने आवेशों को रखा तो 80 गुना कम प्राप्त हुआ। और जितने गुना कम प्राप्त हुआ उसी को हम कह देते हैं पानी की विद्युतशीलता, ठीक है। तो अब माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, समझ में आ गया आपको। माध्यम की उपस्थिति में कोई निश्चित मान नहीं होता है। माध्यम की उपस्थिति में इसका मान अलग अलग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है भाई। तो देखो अब एक बार माध्यम की उपस्थिति में आपको पता पड़ ही गया है, जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण देकर बताया, ऐसे ही तेल के लिए होता है, ऐसे कांच के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग मान होता है। जैसे मैंने पानी के लिए बता दिया 80, ठीक है, वैसे ही तेल के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा, कागज़ के लिए अलग होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे की क्लास में हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। इस चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल फिजिक्स ही नहीं, इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनकी कक्षाओं का भी प्रबंध करेंगे। अभी कुछ शिक्षकों से बात हुई है, वो लगातार अपनी सेवाएं देने के इच्छुक है, तो उनकी भी कक्षाएं हम जल्दी शुरू कर देंगे। फिजिक्स से संबंधित वीडियो, अगली वीडियो जो है वो आज शाम को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इस अध्याय को हम शीघ्र समाप्त करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको यहीं पर कर। प्रिय विद्यार्थियों, देखो वीडियो बनाने में कुछ कमियां अगर रह गई हैं तो आप उनको नीचे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उन सभी कमियों को दूर रखने का प्रयास करेंगे, उनका समाधान कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो अभी हम कम संसाधनों के साथ में वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल कैमरे की सहायता से। अभी लॉकडाउन पीरियड की वजह से कुछ सामान जो है वो मार्केट से नहीं ला पाए हैं, तो कुछ कमियां रह गई हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिएगा। जैसे वीडियो में कुछ अगर एंगल इधर उधर हो गया है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अगले वीडियो में हम इन सभी कमियों को सुधार देंगे। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, हम उन समस्याओं को भी दूर कर देंगे। जैसे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर आपको उसकी व्याख्या समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम उसको दोबारा समझा देंगे। धन्यवाद।